हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान पांचवा पाठ अन्न पदार्थ सुरक्षा पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने कुछ भागों को पढ़ा है। अन्न की खराबी क्या है, इसको हम लोगों ने देखा। अन्न की खराबी के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे अन्न का अपव्यय। अन्न का अपव्यय कैसे होता है, अन्न फूड वेस्टेज कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आज जो है विज्ञान और तंत्र ज्ञान की सहायता से हमारा देश विभिन्न प्रकार के धान, फल, सब्जियां, मत्स्य उत्पादन, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ में बहुत तरक्की की है। बहुत मात्रा में उत्पादन हो रहा है। ऐसा होते हुए भी आज देश में और संपूर्ण विश्व में कई लोग प्रत्येक दिन भूखे सो जाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ जहाँ अन्न का अपव्यय होता है वह टालना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि अन्न होते हुए भी वो वेस्टेज हो जा रहा है, अपव्यय हो जा रहा है और किसी व्यक्ति को भूखे सोना पड़ रहा है। तो उसको बचा करके सही तरीके से हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, इसलिए हमें इसे टालना चाहिए। तो कहाँ कहाँ अपव्यय होता है इसे देखेंगे। संख्यात्मक अन्न अपव्यय, क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, कैसे होता है। गलत विधि से किया गया कृषि कार्य, जैसे मुट्ठी से बुआई करना। जब मुट्ठी से बुआई करते हैं तो हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अन्न गिर जाता है, वो नुकसान होता है। अव्यवस्थित दवाई करना, दवाई यानी अनाज पर पकने के बाद फसल की दवाई करते हैं। अव्यवस्थित करने से उसमें भी अनाज का नुकसान होता है। योग्य भंडारण और वितरण पद्धति का उपयोग न करने से भी जो है अन्न का नुकसान होता है, अपव्यय होता है। इसी तरह से पंगत जैसी पारंपरिक भोजन पद्धति में अतिरिक्त आग्रह करने से अन्न का अपव्यय होता है। हमारे यहाँ देश में पारंपरिक पंगत पद्धति है जिसमें लोग बैठकर खाना खाते हैं, उसमें भी अनावश्यक रूप से अन्न का अपव्यय होता है। ज़्यादा खाना लोग परोस देते हैं और लोग खाते नहीं हैं और वो वेस्टेज होता है। तो इस तरह से जो अपव्यय होता है इसे ही संख्यात्मक दृष्टि से अन्न का अपव्यय कहते हैं, क्योंकि यही अव्यवस्थित अन्य लोगों को अगर दिया जाए, जो हम अन्न बचा करके दूसरे को दिए तो उनका भी पेट भर सकता है। अब आता है गुणात्मक अन्न अपव्यय, गुणात्मक क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। ये क्या है। अन्न की रक्षा करते समय अन्न सुरक्षा की गलत विधि का उपयोग करने से, परिरक्षकों का अतिरिक्त मात्रा में उपयोग करने से, अन्न को अधिक पकाने से, सब्जियों को काटने के पश्चात धोने से, तैयार अन्न ग्राहकों तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय का गलत अनुमान लगाने से, तथा अंगूर आम का अयोग्य रख रखाव करने से अन्न के गुणात्मक अपव्यय के कारण है। यानी अन्न का गुणात्मक अपव्यय होता है, यानी उनके गुण में जो है उनका गुणात्मक जो होना चाहिए उसमें गुण वो कम हो जाता है, उनकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जो क्वालिटी का अन्न होना चाहिए वही रहे, वो क्वालिटी खराब न हो, गुणात्मकता उसमें गुण यानी उसका महत्व कम न हो, अन्न का अपव्यय न हो, अन्न खराब न हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसे करें तो अन्न का अपव्यय नहीं होगा। जैसे है पहला, जितना आवश्यक है उतना ही अन्न थाली में परोसें। किसी को हम खाना परोस रहे हैं तो जितना आवश्यक है उतना ही परोसें, ज़्यादा न निकालें। अन्न को अधिक समय तक तो न पकाएं, हम जितना देर में अन्न सही तरीके से पकता है उतनी ही देर पकाएं, उनको ज़्यादा देर तक न पकाएं। बचा हुआ अन्न फेंकें न, उसे सुयोग्य पद्धति से पुनः उपयोग में लाएं। जैसे प्रशीतक का उपयोग करें, फ्रिज का उपयोग करें। खाना बचा हुआ है उसे फ्रिज में रख दें, दोबारा उसको उपयोग किया जा सकता है। जितना आवश्यक है उतना ही फल, अनाज, सब्जी बाजार से खरीदें। ज़्यादा खरीदने के मोहजाल से दूर रहें।
ज़्यादा घर पे ला दें और वो खराब हो। खाद्यान्न और अन्य तत्सम पदार्थों का भंडारण भी योग्य पद्धति से करना, जैसे फल, सब्जी, दूध है, इसको सही तरह से भंडारण करना आवश्यक है। डिब्बे, बोतलों में बंद पदार्थ के उपयोग की अवधि भी देख लें और उस अवधि में ही उसका उपयोग में लाएं, उस अवधि में उसका उपयोग कर लें, अन्यथा वो खराब हो जाएगा। थाली में परोसे हुए सभी पदार्थ ग्रहण करें। अगर हम खाना खा रहे हैं तो थाली में जो अन्य पदार्थ परोसा गया है उसको पूरा का पूरा खत्म करें, उसमें छोड़ें न थाली में। इस तरह से तो अन्न का अपव्यय टाला जा सकता है। अन्न का भंडारण और सुरक्षा। अन्न का भंडारण और सुरक्षा करना आवश्यक है ताकि वो हमें भविष्य में मिल सके। अन्य पदार्थ को ठंडा करना, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। पहला चीज़ है अन्य पदार्थ को ठंडा करना, सुखाना, उबालना, वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करना जैसी अन्य पदार्थ का सुरक्षापूर्ण भंडारण करने की पद्धतियों की जानकारी हमने पढ़ा है और इसको अभी और देखेंगे। इन विभिन्न पद्धतियों से अन्य पदार्थों में होने वाली सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक दी जाती है और वे खराब नहीं होते हैं। अन्न सुरक्षा की परिरक्षण। अन्न सुरक्षा और परिरक्षण, अन्न का सुरक्षा कैसे करेंगे और उसका परिरक्षण कैसे करेंगे, इस पर हम देखेंगे। अन्न सुरक्षा यानी विभिन्न कारणों से अन्न में जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होकर खराब होते हैं, जैसे कीड़े पड़ना, इनसे अन्न सुरक्षित रखने को अन्न सुरक्षा कहते हैं। अन्न में कीड़े न पड़ें, इस तरह से हमें सुरक्षित रखना है, इसे ही अन्न सुरक्षा कहते हैं। अन्न परिरक्षण क्या है? आंतरिक घटकों के कारण कुछ उसमें परिवर्तन होते हैं। अन्न में होने वाली खराबी को टालकर अन्न अधिक समय तक टिकाऊ रखने के लिए अलग अलग खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति को अन्न परिरक्षण कहते हैं। अन्न को ज़्यादा समय तक हम उपयोग में ला सकते हैं, इसे ही अन्न परिरक्षण कहते हैं। कभी कभी आप देखे हैं कि शादी वगैरह में अक्षत के रूप में बहुत सारा चावल लोग अपव्यय करते हैं, टालते हैं, तो इसे टालना जाना चाहिए। 16 अक्टूबर अन्न सुरक्षा दिन के रूप में मनाया जाता है। अन्न का अपव्यय टालने के लिए 16 अक्टूबर को जो है अन्न सुरक्षा दिन मनाया जाता है। कुछ सरकार द्वारा कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं जो कि अन्न के बारे में सुरक्षा का काम करते हैं। अन्न और औषधि प्रसादन FDA यह विभाग है। यह विभाग क्या करता है सरकार का? यह अन्न और औषधियों का प्रमाणीकरण और उनकी निर्मित तथा वितरण नियंत्रित करने वाला शासकीय विभाग है। अन्न सुरक्षा और मानंकन अधिनियम 2006 के अनुसार भारतीय अन्न सुरक्षा और मानंकन प्राधिकरण FSSAI संस्थान की स्थापना की गई है, जो कि जो डिब्बे बंद आप खाद्य पदार्थ देखते हैं उसके ऊपर आप FSSAI का मुहर लगा देख करके ही लें, तभी आप समझेंगे कि ये प्रमाणित किया गया है सरकार द्वारा। तो कुछ हम देखेंगे अन्न रक्षण की पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, इस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हिमीकरण। हिमीकरण क्या है? कम तापमान पर अन्न पदार्थ में जैविक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं की गति कम हो जाती है। इस कारण अन्न पदार्थ बहुत समय तक टिक पाते हैं। इसके लिए ही घर के प्रशीतक का उपयोग किया जाता है। घर में हम फ्रिज का उपयोग करते हैं और कोल्ड स्टोरेज में भी अन्न को, फल को रखा जाता है, इसे हिमीकरण कहते हैं। इसके बाद है धूमन। धूमन क्या है? धूमन पद्धति में धुआं देकर के अन्न को धुआं देकर के संरक्षित किया जाता है। इसमें निश्चित मात्रा में एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है धूमन करने के लिए, धुआं देने के लिए। इससे भी अन्न की सुरक्षा काफी दिनों तक हो सकती है। कीटनाशकों का उपयोग, कभी कभी कीटनाशक यानी कीटकों द्वारा अन्न का नुकसान न हो, इसके लिए बोरी में अनाज भरने के पश्चात मैथेलियान का फुहारा बोरियों पर डाला जाता है, जिससे कि इसमें चूहे वगैरह न लगे।
प्रारणों की बौछार। प्रारणों की बौछार, इस प्रक्रिया में अन्य पदार्थ पर आयनीकरण करने वाले प्रारणों की बौछार की जाती है। उदाहरण के लिए उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित एक्सीलरेटर द्वारा निर्मित क्षय किरण अथवा किरणोत्सर्जी समास्थानिकों द्वारा उत्सर्जित गामा किरण। इस प्रक्रिया के कारण सूक्ष्मजीव, फफूंदी और कीटक नष्ट होते हैं। फलों के पकने की कालावधि बढ़ने के कारण उन्हें कम क्षति पहुंचती है। अंकुरित होने की प्रक्रिया धीमी होने के कारण आलू, प्याज आदि अन्य पदार्थ अधिक समय तक टिकाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग करके इन्हें ज़्यादा समय तक टिकाया जा सकता है। और देखेंगे गैसों का उपयोग। गैस का भी उपयोग करते हैं, जैसे वेफर्स व अन्य खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध पैकेट में बंद करते समय नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इस विधि से कीटक और फफूंदी की वृद्धि को रोका जा सकता है, यानी जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ है वो अधिक समय तक टिकाऊ बना रहे। परिरक्षकों का उपयोग। परिरक्षकों का उपयोग और भी है, कुछ इसमें प्राकृतिक परिरक्षक हैं, कुछ रासायनिक परिरक्षक हैं। प्राकृतिक परिरक्षक क्या है? जैसे नमक, शक्कर, तेल का उपयोग करके हम अचार, मुरब्बे, जैम, पेठा आदि बनाते हैं, तो ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, अधिक समय तक इसको रखा जा सकता है। रासायनिक परिरक्षक में इसमें प्रमुख रूप से एसेटिक अम्ल यानी सिरका, विनेगर, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट तथा कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट लवणों का उपयोग करके सॉस, जेली, जैम, पकाने के लिए तैयार सब्जियां और अन्न के पैकेट बनाकर लंबे समय तक इन्हें टिकाकर रखा जाता है। तो पाश्चीकरण। पाश्चीकरण क्या है? इस पद्धति में दूध या अन्य तत्सम पदार्थ जो हम दूध का पैकेट उपयोग में करते हैं उसको इसी विधि से पाश्चीकरण किया जाता है। इस पद्धति में दूध या अन्य तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमान तक, उदाहरण के लिए दूध 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर तेजी से उसे ठंडा किया जाता है, जिससे दूध के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अन्न को अधिक समय तक टिकाने के लिए हम विभिन्न विधियों का उपयोग करके उसे अधिक समय तक टिकाऊ बना सकते हैं। हम देखेंगे अन्न का अपमिश्रण या मिलावट क्या है। कभी कभी अन्न में लोग मिश्रित यानी कुछ मिलावटें भी कर देते हैं। तो कुछ में यानी बहुत सारे वस्तुएं हम बाजार से लाते हैं लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध है। जैसे दूध है, दूध में लोग पानी मिला देते हैं। लाल मिर्च है, पाउडर है, उसमें ईंट का बुरादा मिला देते हैं। और जो है काली मिर्च है, उसमें पपीते के बीज को मिला देते हैं, दोनों मिलता जुलता रहता है। आइसक्रीम है, उसमें अरारोट मिला देते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में मिश्रण करके बाजार में लोग पैसा कमाने के लिए अन्न में मिश्रित कर देते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुपयोगी होता है, नुकसानदेह होता है। तो हम इनकी भी जानकारी रखें। हम कैसे इसको जान सकते हैं, कैसे सुरक्षित उनको खरीद सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अब मिश्रित अन्न छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। अन्न के अपमिश्रण के विभिन्न परिणाम होते हैं। कुछ अपमिश्रण किए जाने वाले पदार्थ से पेट के रोग अथवा विषाक्तता हो सकती है। कुछ प्रकार के अपमिश्रित होने वाले पदार्थ लंबे समय तक खाने से शरीर के अंगों के कार्य पर विपरीत परिणाम होते हैं, जैसे कैंसर जैसे दुर्दम्य रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। इतने भयानक है इस तरह के लोग जो अन्न में मिश्रण करते हैं। तो अन्न में मिश्रण हम कैसे पहचानेंगे? कुछ हम और चीज़ों को देखेंगे किसमें क्या मिश्रण करते हैं। अन्य पदार्थों में मिश्रण ऐसे भी होता है। अन्य पदार्थों में से कुछ महत्वपूर्ण घटक जो अलग कर लिख के निकाल भी लेते हैं, जैसे दूध है, दूध का स्निग्धांश, लौंग इलायची का अर्क, ये निकाल भी लेते हैं। उसका जो गुणवत्ता है उसको कम कर देते हैं। कम गुणवत्ता वाला पदार्थ, खाद्य पदार्थ या हानिकारक रंग से मिश्रित कर देते हैं।
हानिकारक पदार्थों का उपयोग कर देते हैं, जैसे छोटे कंकड़, पत्थर, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का बुरादा, ये सारी चीजें अन्न में मिला देते हैं। तो हम देखेंगे अन्न में अपमिश्रण जो हुआ है, हम कैसे उसको पहचानें, कैसे जानें कि इसमें मिश्रण है या नहीं है। जैसे दूध है, तो दूध में पानी ज़्यादातर मिश्रित होता है, तो इसको हम कैसे परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम दूध की एक बूंद कांच की स्लाइड लेकर के उस पर फैला दें। स्लाइड पर थोड़ी तिरछी स्लाइड को रखें, जिससे कि बूंद नीचे की ओर गिरे। अब हम देखेंगे कि अगर स्लाइड पर दूध का सफ़ेद अंश न दिखे तो दूध में पानी की मिलावट की गई है, ये समझ लेना चाहिए। अगर स्लाइड में दूध का अंश दिख रहा है, स्लाइड पर सफ़ेद अंश दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, तो सही है। अगर वो नहीं दिख रहा है, खत्म हो गया दूध का अंश, तो समझ लें कि उसमें मिलावट है। लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर में ईंट का बुरादा मिला है, इसको जानने के लिए कैसे क्या करेंगे, इसका एक प्रयोग करेंगे। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लेकर के बीकर में ले लेंगे, आधा बीकर पानी उसमें भर देंगे। अब उसे मिलाकर 5 मिनट तक स्थिर होने के लिए रख देंगे। अब देखेंगे, निरीक्षण करेंगे कि बीकर की पेदी में अगर लाल रंग की परत जमा हो जाए तो समझ लीजिए कि मिर्ची पाउडर में ईंट का बुरादा मिलाया गया है। अगर नहीं ऐसा होता है तो शुद्ध है। हल्दी पाउडर, इसमें मेटालिन येलो नाम का पदार्थ मिलाते हैं। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, परख नली में चुटकी भर हल्दी लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिश्रण को हिला देंगे। अब उसमें थोड़ा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण मिश्रण लाल दिखता है। हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट हो तो यह लाल रंग बना रहेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं हो। सूजी में लोग लोहे का कण मिला देते हैं। इसको जानने के लिए सूजी पर एक चुंबक अगर घुमाएं तो अगर उसमें लोहे का कण होगा तो चुंबक में लोहे का कण चिपक जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें लोहे के कण की मिलावट की गई है। इस तरह से आप अपने घरों में अन्न में मिलावट है कि नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप इंटरनेट का उपयोग करके यूट्यूब पे और भी वीडियो देख सकते हैं वो कैसे मिलावट करती हैं। अन्य पदार्थों में अपमिश्रण के संदर्भ में और अधिक जानकारी देने वाली पुस्तकें आप प्राप्त करें और मिलावट को पहचानें। कुछ चीज़ें आपको जानने के लिए आवश्यक हैं, उसे जान लीजिए। 1954 में लोकसभा ने अन्न में अपमिश्रण प्रतिबंधक अधिनियम पारित किया है। इसमें समयानुसार सुधार भी किए गए हैं। 1976 के अधिनियम के अनुसार हानिकारक पदार्थों की मिलावट करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास दंड देने का प्रावधान रखा गया है। इसमें अन्न का भंडारण सुयोग्य जगह पर सुयोग पद्धति से होना चाहिए। अन्य पदार्थों का ऊपरी आवरण अन्न और औषधि के लिए हानिकारक न हो, उस पर निर्माण की तारीख, कालावधि तथा भंडारण संबंधी सूचनाएं सुस्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान किया गया है, अन्यथा लोगों को दंडित किया जा सकता है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो भी ध्यान में रखिए। फलों को अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए उन्हें रासायनिक पदार्थों का आजकल इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूध बेचने वाले दूध की स्निग्धता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं, जो कि एकदम से हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। यूरिया जैसा पदार्थ अपना नुकसान कम होने के लिए कुछ दुकानदार कई डिब्बों तथा पैकेटों पर लिखी एक्सपायरी डेट बदल देते हैं। नुकसान न हो, जो एक्सपायरी डेट है वो जो है उसी को बदल देती है। आकर्षक सुनहरे पीले रंग के पके हुए से जो लगने वाले केले या फल हैं, उनको पकाने के लिए लोग कैल्शियम कार्बाइड और अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शीत पेयों में कई बार कार्बोनेटेड सोडा, फास्फोरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है, जो आप शीत पेय उपयोग में लाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो मिलावट करते हैं वो अपना लाभ कमाने के लिए जनता के स्वास्थ्य का कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो हमें भी सावधान रखना चाहिए। हम जो सामान उपयोग कर रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह से
आज का सेशन, आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।